नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन और पूना समझौता। इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर जो सीटों का बंटवारा होता है उसमें एक मत न होने से दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी भारत आकर के पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ, स्थान लंदन में। और इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व की भांति ब्रिटेन के सम्राट करते हैं और उसकी अध्यक्षता पूर्व की भांति प्रधानमंत्री ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री करते हैं। और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। एक महत्वपूर्ण बात है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है, क्योंकि वह इस दौरान भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रही होती है। बाकी शेष लोग वहां पहुंच करके प्रतिभाग करते हैं, लेकिन भारत में संविधान के सुधार के बारे में सांप्रदायिक आधार पर निर्णय एक मत न होने के कारण एवं एक बहुत बड़े वर्ग का नेतृत्व करने वाले जो गांधी जी अर्थात कांग्रेस होती है, वो जब इसमें भाग नहीं लेती है तो इसका जो भी उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को ये गोलमेज सम्मेलन नहीं पा पाता है, नहीं मिल पाता है। क्योंकि अंग्रेज को अब ये लगने लगा था कि अंग्रेज बल के आधार पर भारतीयों को दबाने का बहुत प्रयास किए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। और समय समय पर साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट आदि द्वारा, सांप्रदायिक निर्णय आदि के द्वारा जो भी भारत के लिए एक स्वराज्य का एक कदम प्रयास किया गया था, लेकिन आपस में एक मत न होने के कारण के बीच में मुस्लिम लीग द्वारा कहा जाता है कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन हो, आदि डिसीजन हो, जबकि कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी, जिसके कारण तीनों गोलमेज सम्मेलन का कोई निर्णय नहीं निकल पाता है और कांग्रेस सिर्फ दूसरे सम्मेलन में गोलमेज सम्मेलन भाग लेती है। अब प्रश्न बनता है कि कांग्रेस कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग ली, उसमें प्रतिभागी की। तो प्रश्न बनता दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे वो शामिल हुए, और पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में नहीं भाग लिए। तो ये भी प्रश्न बनता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, दूसरे, और पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और प्रश्न बनता है कोई ऐसे नेता रहे होंगे, प्रश्न अगला बनना है, ऐसे नेता का नाम बताइए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हों। तो ऐसे दो नेता का नाम बताइए। तो दो नेता का ऐसा नाम है, हम आपको बताते हैं, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, ऐसे दो नेता का नाम बताइए जो दोनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हों, पहला, दूसरा और तीसरा। दो नाम है, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू द्वारा। अब आगे चर्चा करते हैं। अब ये जब सम्मेलन असफल हो जाता है, इसका कोई डिसीजन नहीं होता है, तो जो दलित वर्ग के नेतृत्व करता रहते हैं भीमराव अंबेडकर, वो जब यहाँ से लौट के भारत आते हैं तो गांधी जी से मिल करके अपने वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान की चर्चा करते हैं, और उसी संबंध में एक समझौता होता, पूना समझौता या पूना पैक्ट। पूना इसलिए कहा गया है कि उस समय गांधी जी, 12 सितंबर की ये बात है, 12 सितंबर 1932 में गांधी जी पुणे, ये लिखा है पुणे या पूना, पुणे की जेल में, जो जेल का नाम था यरवदा सेंट्रल जेल में बंद रहते हैं। उस स्थान पर यानी उस जेल में दलित वर्ग के जो नेतृत्व करता रहते भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पुणे की यरवदा जेल में एक समझौता होता है। वो समझौता हम कह सकते हैं सवर्ण, हिंदू और दलित वर्ग के बीच एक समझौता होता है। सवर्ण हिंदू की तरफ से कांग्रेस महात्मा गांधी जी नेतृत्व करते हैं,
और दलित वर्ग का जो नेतृत्व करता रहते हैं भीमराव अंबेडकर रहते हैं। इनके बीच में एक समझौता होता है जिसके कारण भीमराव अंबेडकर ने एक समझौता के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को रखा, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये दोनों के बीच में, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पुणे की यरवदा के सेंट्रल जेल में एक समझौता होता है जिसको पूना समझौता कहते हैं या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1932 ईस्वी में हुआ 24 सितंबर को। प्रश्न बनता है कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ, तो हम कर सकते हैं पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ। क्यों पूना समझौता कहा जाता है? क्योंकि पूना समझौता के अंतर्गत जो समझौता हुआ, गांधी जी पुणे की यरवदा में सेंट्रल जेल में बंद रहते हैं, इसलिए उस स्थान का नाम से ही इस समझौते को जाना जाता है, पूना समझौता या पूना पैक्ट। इस समझौते के अनुसार कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें, कुछ बिंदु या कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं दलित वर्ग की तरफ से भीमराव अंबेडकर द्वारा कि इन बिंदुओं को शामिल किया जाए उस समझौते में। पहला है पृथक यानी अलग निर्वाचन समाप्त कर, दलितों के लिए है, दलितों का अलग निर्वाचन समाप्त कर व्यवस्थापिका में हिंदुओं के अंतर्गत स्थान सुरक्षित करना। दूसरा, प्रांतों में दलित वर्ग की सीटों में वृद्धि करना। अगला, केंद्र में दलित वर्ग को मान्यता देना। अगला, दलित वर्ग को सरकारी सेवाओं एवं महत्वपूर्ण संस्थाओं में योग्यता अनुसार अवसर देना। अगला, सरकार ने पुनः समझौते को एक सांप्रदायिक समझौता या निर्णय का संशोधित रूप मानकर स्वीकार करें, सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। लेकिन इसकी जो विद्वार पॉइंट है इसकी चर्चा करते हैं। पहला, पृथक निर्वाचन समाप्त कर व्यवस्थापिका में हिंदू के अंतर्गत स्थान सुरक्षित करना। जो दलित वर्ग था वो ये चाह रहा था इस समझौते के अंतर्गत कि उसके लिए जो अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जाती थी वो ना किया जाए, और उसमें क्या संशोधित किया जाए, उसमें हिंदुओं के अंतर्गत जहां पर हिंदू बहुल क्षेत्र हो या हिंदुओं की सीट हो उसके अंतर्गत सीट सुरक्षित करना, यानी कि अलग ना रख करके हिंदुओं के साथ जहां सारे हिंदू की सीटें हैं उसी के बीच में, जैसे पहले होता है उनके लिए एक अलग स्थान आरक्षित कर दिया, ऐसा ना हो। जहां जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, जब हिंदू की सीट की चर्चा होती है उन्हीं के बीच में, उन्हीं के अंतर्गत, उन्हीं के समकक्ष सीट को सुरक्षित किया जाए या आरक्षित किया जाए। दूसरा, प्रांतों में दलित वर्ग की सीटों में वृद्धि किया जाए। जो विभिन्न प्रांतों में दलित वर्ग की सीटें हैं जिस पर बहुत कम मात्रा में पहले थी, उसमें वृद्धि किया जाए, यानी पूर्व की भांति जो दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें थी उसमें पहले की अपेक्षा अधिक वृद्धि करना। मान लीजिए पहले 100 में 25 थी, तो उसमें से कम 40% या 35-40% के आसपास वृद्धि करना। तो यही मांग थी कि प्रांतों में, विभिन्न प्रांतों में जो पूर्व की सीट थी उसकी अपेक्षा उसमें वृद्धि करना। तीसरा, केंद्र में दलित वर्ग को मान्यता देना। ये भी कहा गया इस समझौते में जो दलित वर्ग है, जो केंद्र द्वारा विभिन्न पार्टियों को, दलों को एक राजनीतिक मान्यता दिया जाता है कि ये सर्वमान्य है, इसके अनुसार हम इसको मानते हैं, तो उसी के अनुसार इसमें बिंदु था कि केंद्र द्वारा दलित वर्ग को मान्यता दिया जाए कि ये भी हमारे साथ है, हमारे संविधान में कुछ भी अगर नियम कानून बनता है तो इसके लिए भी इनके पास विभिन्न अधिकार एवं कानून है जिसका ये उपयोग कर सकते हैं। इसका यही मतलब हुआ कि केंद्र द्वारा दलित वर्ग को स्वीकृत किया जाए, माना जाए ये भी हमारे देश के अंग है। जो भी कुछ हम अधिकार बनाते हैं, कानून बनाते हैं या सीटें की व्यवस्था करते हैं, चुनाव की व्यवस्था करते हैं, तो उसमें उनको भी अधिकार दिया जाए। जब उसको मान्यता मिल जाएगी केंद्र द्वारा स्वीकृत, जैसे जान ही रहे हैं कि कुछ पार्टियां राज्य स्तरीय होती हैं जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी, और कुछ केंद्र स्तर की पार्टी होती है जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कही जाती है, जैसे इस समय विभिन्न है। तो ये चाहते थे दलित वर्ग उनको केंद्र स्तर पर मान्यता मिले एवं केंद्र स्तर पर उनको स्वीकृत किया जाए। अगला, दलित वर्ग को विभिन्न सेवाओं में योग्यता अनुसार अवसर मिले।
तो ये दलित वर्ग के लिए एक व्यवस्था की गई थी, जो विभिन्न सरकारी सेवाएं हैं, महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जो उसमें विभिन्न पद निकलते हैं, उसमें ऐसे दलित वर्ग के लोगों को शामिल किया जाए जो योग्य हो। सबको नहीं कह रहे, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं दलित वर्ग के योग्य लोगों को सरकारी सेवाओं में, सरकारी संस्थानों में जो विभिन्न पद निकलते हैं उसमें भी आने का अवसर दिया जाए, सेवा का अवसर दिया जाए। इसका यही मतलब है, जो दलित वर्ग के योग्य व्यक्ति हैं उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर आने का अवसर दिया जाए, जबकि ऐसा पहले नहीं था, इसलिए थोड़ा सा उसमें संशोधन की बात ये कर रहे हैं। अगला है सरकार ने पूना समझौते को सांप्रदायिक निर्णय का एक संशोधित रूप मानकर स्वीकृत किया। सरकार तो चाहती थी कि हम कुछ ऐसा करें कि फूट डालो राज करो, क्योंकि कोई जात के नाम पर अलग बात रखेगा, कोई क्षेत्र के नाम पर रखेगा इत्यादि, क्योंकि सारे सब भारतवासी एक हो जाएंगे तो भारत में अंग्रेजों को रहना अधिक समय तक मुश्किल होगा, जिसके कारण वो समय समय पर सांप्रदायिक आधार पर, जात या क्षेत्रीय आधार पर कुछ न कुछ बंटवारे की बात करते थे। लेकिन हमारे अंदर भी एकता का शायद अभाव नहीं था, इस कारण मुस्लिम लीग द्वारा सांप्रदायिक आधार पर और अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग के लिए अलग व्यवस्था की मांग की जा रही। तो इन्होंने जो सरकार का, इसके पहले सरकार द्वारा हम चर्चा किए थे कि सांप्रदायिक निर्णय उनके द्वारा कहा जाता है और विभिन्न तरीके से अपना सुझाव दिया जाता था, उसी को उन्होंने ये जो पूना समझौता उसका एक संशोधित रूप माना। जो वो कह रहे थे तो हमको लग रहा था कि वो विदेशी हैं, अंग्रेज, इसलिए हमारे हित की नहीं बात कर रहे हैं, जब हमारे ही लोग जो सांप्रदायिक निर्णय था, प्रमुख बिंदु था, उसी में थोड़ा सा संशोधित करके अपने लिए अलग आरक्षण की मांग कर रहे थे, अलग व्यवस्था की मांग कर रहे थे, इसलिए सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन बाद में जब हम पूरा इसका चर्चा करेंगे, बाद में इसको पूरे देश में स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि ये एक अलग दल की मांग कर रहे थे, समाज में एकता का अभाव ला रहे थे। आइए हम लोग जाने कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। आज हम लोगों ने ये सीखा कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। कांग्रेस ने इसमें भाग लिया, यानी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया नहीं लिया। ऐसे दो नेताओं का नाम बताइए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन, प्रथम, दूसरा और तीसरे में भाग लिए। दो नाम है भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू। और आगे चलते हैं पूना समझौता, क्योंकि जब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुआ। वापस आकर के उस दौरान गांधी जी सभी ने अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, इस कारण वो पुणे की यरवदा जेल में बंद थे। तो महात्मा गांधी जी द्वारा और भीमराव अंबेडकर द्वारा एक समझौता होता है। कब होता है? 24 सितंबर 1932 में। 24 सितंबर 1932 में होता है। कहां पर होता है? पुणे की सेंट्रल जेल में। सेंट्रल जेल का नाम रहता है यरवदा जेल। यरवदा, पुणे की सेंट्रल जेल जिसका नाम था यरवदा जेल में एक समझौता होता है, जिसको पूना समझौता कहते हैं या पूना पैक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में बंद थे और उस स्थान पर समझौता होता है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। और इस समझौते को कहा जाता है, ये भी कहा जाता है सवर्ण हिंदुओं और दलित वर्ग के बीच ये समझौता था। कभी कभी आता है कि सवर्ण हिंदुओं और दलित वर्ग के बीच कौन सा समझौता हुआ? पुणे का समझौता या पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलित वर्ग के लिए विभिन्न प्रस्ताव को भीमराव अंबेडकर ने रखा। लेकिन बाद में इन प्रस्ताव पर भी कोई सर्वसम्मति से पूरे भारत में माना नहीं हुआ, इसलिए आगे ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। और इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन और पूना समझौता के बारे में जाना। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा करेंगे।